जब हमारे पास ओरिजिन का ही लेवल कम होगा तो जो हमारे स्टिमुलेटरी न्यूरॉन थे, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स थे, ये स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे, ये इनहिबिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंसान बहुत स्लीपी रहेगा और उसको चलते चलते नींद के झोंके भी आ सकते हैं। यानी कि मोस्टली ये न्यूरॉन्स के डिजनरेशन की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट करें। अच्छा, पैरासोमनियास क्या होता है? पैरासोमनियास अब नॉर्मल या अनयूजुअल बिहेवियर है ड्यूरिंग स्लीपिंग। इसमें क्या होता है कि आप नींद से उठ के चलना शुरू कर देते हैं, नींद में बोलना शुरू कर देते हैं, नींद में चलना की शुरू कर देते हैं। ये मोस्टली तब होता है जब हम एन टू स्लीप में होते हैं, यानी कि एन टू स्टेज में होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हुए होते। आप नींद से अपनी इतनी गहरी नींद में नहीं जाते, क्योंकि आपकी जो गहरी नींद होती है वो N3 स्टेज है। N2 में इतनी गहरी नींद नहीं होती, आपके मसल्स फुली रिलैक्स नहीं होते, तो आप नींद से उठकर चलना शुरू कर देते हैं। स्लीप टॉकिंग करते हैं आप, बेड वेटिंग होती है, डिफरेंट इसमें आ जाता है, डिफरेंट रीजंस की वजह से होते हैं। आपका यूरिनरी ब्लैडर पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से डिफरेंट और ये हो सकता है कि आपको बेड वेटिंग हो। नेक्स्ट है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। सर नेक्स्ट कर दें। स्लीप पैरालिसिस में ये होता है, ये मोस्टली रैम स्टेज में होता है सर, काइंडली। अच्छा, इसमें हम ये है कि स्लीप पैरालिसिस मोस्टली रैम स्टेज में होता है। जैसे डॉक्टर नईम ने बताया कि जो रैम स्टेज है उसमें ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई होती है। इसमें यह है कि अक्सर आप नींद से एकदम जब उठते हैं तो आपका ब्रेन जाग रहा होता है, लेकिन आपके मसल जोन से फुली एक्टिव नहीं होते हैं, मसल टोन बिल्कुल एक्टिवेट नहीं हुई होती, जिसकी वजह से क्या होता है, आप मूव नहीं कर पाते, आप बोल नहीं पाते, आपकी आंखें क्या पता खुल जाएं, लेकिन आप मूव नहीं कर पाते। नेक्स्ट है सिरकेडियन रिदम डिसऑर्डर। सिरकेडियन रिदम नॉर्मल हमारा स्लीप वेक साइकिल है, जिसमें हम ये है हम रात को सोते हैं और दिन टाइम जागते हैं। इसके डिसऑर्डर में ये डिस्टरबेंसेस आ जाती हैं कि बहुत से लोग जो कि नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो रात टाइम जागना उनकी ड्यूटी है और दिन टाइम वो सोते हैं, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर आ जाता है। या बहुत से ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही होती हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से रात टाइम नींद नहीं आती, तो आपका नॉर्मल सिरकेडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। जिससे नेक्स्ट करें। हेलो। अच्छा, नेक्स्ट है रेस्टलेग लेग सिंड्रोम। रेस्टलेग लेग सिंड्रोम जो है वो 15% अप टू जो है वो इसको फेस कर रहे होते हैं। ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एक शख्स को रात को सोते हुए टिंगलिंग या क्रॉलिंग फील हो रही होती है उनकी लेग्स में, और उनको अर्ज होती है कि वो अपनी टांग को मूव करें। और जब वो अपनी टांग को मूव करते हैं या हिलाते हैं तो उनको इससे रिलीफ होता है। सर नेक्स्ट करें। ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, वो बेशक मेडिकल रीजन हो या साइकोलॉजिकल कंडीशन हो। ये अक्सर इस तरह रात को सोते हुए होता है कि आपके लेग्स की ब्लड सप्लाई जो रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है, टांगों में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं जा रही होती। इसलिए जब वो बंदा अपनी टांग मूव करता है, ब्लड की सर्कुलेशन वहां पे जाती है तो उसको इससे रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंट कंडीशंस हैं, डायबिटीज, किडनी डिजीज, जिसमें आपकी माइक्रोवास्कुलर या मैक्रोवास्कुलर डैमेज होता है, उसमें आप उसमें भी ये आरएलएस देखा जाता है। आरएलएस की को हम इस तरह कंट्रोल करते हैं कि हम इसमें टबैको या डिफरेंट सीएनएस स्टिमुलेंट्स जिसमें कैफीन आ जाती है, या अल्कोहल आ जाता है, इसको हम अवॉइड करें। एक्सरसाइज करें, अपनी टांगों की मसाज करें, या हॉट और हीट और कोल्ड से इसकी मसाज करें इसको। नेक्स्ट। अच्छा, डिफरेंट सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जो कि हम अपनी स्लीप डेप्रिवेशन को कवर करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है, हम डिफरेंट सीएनएस स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। हमें कैफीन को अपने सोने से 3-4 घंटे पहले अवॉइड कर देना चाहिए। यू हैव टू ईट हेल्दी, यू हैव टू अवॉइड लेट नाइट वर्किंग, यू हैव टू अवॉइड। आपको चाहिए कि आप अपना काम रात को सोने से पहले ही खत्म करके सोएं, दिन टाइम करें, क्योंकि रात सोने के लिए है। नेक्स्ट ये है कि आपको जो अपना आपकी एक बेड टाइम की एक स्पेसिफिक रूटीन होनी चाहिए कि आपने 9 या 10 बजे बेड टाइम पे जाना है और सोना है। आप डिफरेंट हेल्थ होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ओबीज पीपल में भी इंसोम्निया और स्लीप डेप्रिवेशन के बहुत केसेस हैं। यू हैव टू अवॉइड अल्कोहल,
आपको स्लीप मेडिकेशंस पे रिलाई नहीं करना, अवॉइड टेकिंग स्लीप मेडिकेशंस। सर नेक्स्ट कर दें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिसेस फिया यू कैन ज्वाइन नाउ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है, आप वालेकुम कंटिन्यू सलाम जी, करें। आपकी आवाज़ आ रही है। First of all, welcome to all of you in our webinar named as Sleep Mind Over Mattress। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में हम पेशेंट की या पेशेंट क्या कह रहे हैं कि हम अपनी पब्लिक के हर इशू को जो है वो एड्रेस करते हैं। तो अभी तक माशाल्लाह हमारे जितने भी गेस्ट स्पीकर्स थे उन्होंने आपको इसका कॉन्सेप्ट डीपली समझा दिया कि स्लीप में इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, किस वजह से स्लीप इश्यूज कॉज होते हैं। अब हम चलते हैं उनके ट्रीटमेंट की तरफ, उनकी थेरेपी की तरफ। तो आपके जितने भी स्लीप इश्यूज हैं, हम बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का मेजर इशू ही स्लीप है, जिसमें अगर आप अपनी स्लीप हैबिट को या आप अपनी प्रॉपर नींद नहीं लेते तो वो मल्टीपल डिसऑर्डर्स की तरफ जो है वो मूव करती है, जिसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि लॉन्ग टाइम आपकी लाइफ में चलती हैं, जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। फिर हर एक जो डिजीज है उसकी फर्दर सब टाइप्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेजर फोकस होता है वो ये है कि आपने अपनी स्लीप हैबिट को नॉर्मल करना है, सो दैट आप अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज कर सकें। तो स्लीप को मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ टिप्स आती हैं। उन कुछ सेल्फ केयर टिप्स आती हैं। उन सेल्फ केयर टिप्स के अंदर हम कह सकते हैं कि आप अपने स्लीप हैबिट्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको सनलाइट का एक्सपोजर लेने की जरूरत है। आप जो है वो हमेशा मेडिटेशन की तरफ जाइए, यानी अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम दें, जिस स्पेसिफिक टाइम में आप चीजों के ऊपर जो है वो डीप थॉट ले सकें। आप एक्सरसाइज को, योगा को कंसीडर करें। उसके बाद आप एरोमा थेरेपी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की जो खुशबू है उसको आप इनहेल करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना खुशबू पसंद होती है, यानी फ्लावर्स की स्मेल हो गई, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स की स्मेल हो गई। तो ये हम एक रिकमेंडेड थेरेपी है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको स्लीप का इशू है या वो प्रॉपरली नींद में नहीं जा सकता तो उसको अरोमा थेरेपी करवाई जाती है। यानी ऐसी खूबसूरत, ऐसी अच्छी अच्छी जो है वो स्मेल्स उनको इनहेल करवाई जाती हैं, जिससे उनकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर वो अडॉप्ट करे। उसके अलावा डाइट का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस डाइट में आपके पास आ जाती हैं, आप ओमेगा फैटी एसिड्स को लें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, आप ऐसी चीजें लें जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। उसके बाद हम चलते हैं कुछ सेल्फ केयर टिप्स की तरफ। जैसे हमारे पास आ जाती है कि आपने अपनी जो है एंजाइटी को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम चलते हैं कॉग्निटिव थेरेपी की तरफ। ओके, कॉग्निटिव थेरेपी हमारे पास कुछ इस तरह। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम पता आप प्लीज स्टार्ट करें। मिसेस भी आप ओके सर। प्लीज स्टार्ट। जी जी सर। ओके, कोग्निटिव थेरेपी में आपने, या फिर हम कहते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की अगर बात करें तो उसमें अपने 4 से 5 चीजें करनी है। सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल को इस तरह मेंटेन करें कि वो रात 10 बजे या 9 बजे से लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के दरमियान में आपका एडजस्ट हो। उसकी रीजन ये होता है कि उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है, दैट इज नोन एज मेलाटोनिन। वो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है और वही आपकी स्लीप को इंड्यूस करवाता है। अब मेलाटोनिन हार्मोन या
की एब्सेंस में या स्लीप की इश्यूज की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम यह है जिसमें आपके पास स्लीप इंड्यूस ही नहीं होती, यानी स्टार्ट नहीं होती स्लीप। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जिसमें आपकी स्लीप तो आती है लेकिन वो आप डीप स्लीप में नहीं जाते, आपकी स्लीप मेंटेन नहीं होती। तो दोनों कंडीशन में हमने पेशेंट को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करना होता है। सबसे जो मेजर या सबसे बेस्ट मेडिकेशन जिसे हम कंसीडर करते हैं दैट इज योर मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन की टैबलेट्स आते हैं, जिस कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये यूजफुल नहीं है देन वी विल गो फॉर जी ड्रग्स। जी ड्रग्स ऐसी मेडिसिन है जो कि स्लीप को इंड्यूस करवाती है, यानी स्लीप को स्टार्टअप करवाती है। जो भी आपकी ओल्ड एज पेशेंट है उनमें क्योंकि स्लीप स्टार्ट ही नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम मेलाटोनिन या फिर जी ड्रग्स यूज करवाते हैं। अगर उन पेशेंट के साथ एंजाइटी का इशू हो तो फिर हम डॉक्सीपाइन, एक जो है वो डिप्रेशन को रिमूव करने वाली ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, वो यूज करवाते हैं। जबकि जितनी भी आपकी बाकी जनरल पॉपुलेशन है जिसमें अब जैसे यंग जो है वो पीपल आते हैं या फिर हमारी यूथ आती है, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर स्लीप से रिलेटेड कोई इशू हो तो हम रिकमेंड करते हैं जैसे मेलाटोनिन हार्मोन या फिर जी ड्रग की तरफ जाएं। इसकी डोज नॉर्मली बहुत माइन्यूट होती है और ये पूरी दुनिया के अंदर एक अप्रूव थेरेपी है। बेसिकली मेलाटोनिन आपकी कोई मेडिसिन नहीं है, ये आपका न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी ये कुदरती तौर की एक प्रोडक्ट है जिसकी बॉडी में कमी होने की वजह से हमें आउटसाइड इंड्यूस करवानी पड़ती है। अगर आप इसे नेचुरली अपनी बॉडी के अंदर इंड्यूस करवाना चाहते हैं तो आपको अपना स्लीप साइकिल इन बिटवीन 9 इन इवनिंग से मॉर्निंग 4 AM के दरमियान में आपको जो है वो मैनेज करना होगा। फिर अगर हम चलते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें आपको स्लीप इंड्यूस तो हो जाती है लेकिन वो आपकी मेंटेन नहीं होती, यानी आप डीप स्लीप में नहीं जाते, तो उस वक्त हमारी जो मेडिकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे आपके पास डॉक्सीपाइन आ गया, आपके पास बेंजोडाइजेपिन आ गया। आपने बहुत कॉमनली मेडिसिन सुनी होगी, आप मार्केट में जाते हैं जी मुझे नींद का इशू, तो डॉक्टर आपको यहाँ जो भी आपका मेडिकल वाला है वो आपको एक टैबलेट देता है एल्प के नाम से, अल्प्राजोलैम, या फिर हम उसे क्या वो आपको दे देगा उसका कोई भी अल्टरनेटिव ब्रांड। तो ये वो वाली सारी मेडिसिन है जो स्लीप को मेंटेन करवाती हैं। कुछ मेडिसिन आपके पास होती है नॉन बेंजोडाइजेपिन, ऐसी मेडिसिन जो कि आपकी ब्रेन के थ्रू काम तो नहीं करती लेकिन वो ही आपकी मेलाटोनिन हार्मोन की जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन करती है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम चलते हैं एक प्रॉपर इंसोम्निया की ट्रीटमेंट की तरफ। आपका एक पेशेंट है, उसको इंसोम्निया डायग्नोज हो गया है। इंसोम्निया मीन्स उसको नींद या तो आती ही नहीं है, और अगर नींद आ गई है तो वो डीप स्लीप में नहीं जाता, वो हर वक्त जो है एक क्रिटिकल सिनेरियो में रहता है। पेशेंट डायग्नोज हो गया, हम उसे सबसे पहले बिहेवियरल इंटरवेंशन देंगे, यानी हम उसको बताएंगे कि उसने अपनी लाइफ के अंदर कौन सी चेंजेस लेके आनी है, किस तरह उसने अपनी नींद को इंड्यूस करवाना है, कौन सी उसने डाइट लेनी है, किस तरह उसने जो है वो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। उसको हम बताएंगे कि जो है वो रोज रात को सोने से पहले लंबे लंबे सांस ले, इसे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहते हैं, वो योगा करें, मेडिटेशन करें। ये बिहेवियरल इंटरवेंशन बताए जाते हैं। अगर पेशेंट बिहेवियरल इंटरवेंशन से ठीक हो जाए, ट्रीट हो जाए, उसकी स्लीप मेंटेन हो जाए तो उसको कंटिन्यू रखा जाता है। लेकिन सपोज अगर इसके बाद भी पेशेंट ट्रीट नहीं होता तो फिर हम इन इंसोम्निया की टाइप को कंसीडर करते हैं कि कौन सी टाइप है। आइदर स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया है, यानी जिसमें स्लीप स्टार्ट नहीं हो रही, या फिर स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया कि स्लीप तो स्टार्ट हो गई लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पा रही। ऑनसेट इंसोम्निया के अंदर हम उसे मेलाटोनिन रिकमेंड करेंगे या फिर जी ड्रग्स रिकमेंड करेंगे। अगर स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया है तो उसमें हम सिर्फ जी ड्रग या डॉक्सीपाइन जो है वो रिकमेंड करेंगे, क्योंकि जो स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया है वो बेसिकली आपकी एंजाइटी के साथ या डिप्रेशन के साथ अटैच होता है, यानी पेशेंट के अंदर डिप्रेशन होगा। उसके बाद कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें एज डिपेंडेंट इंसोम्निया होता है, जैसे यानी जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमारे पेरेंट्स हैं जो कि 50+ की एज में है, तो उनकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आ चुके होते हैं जिस चेंजेस की वजह से उनकी बॉडी मुसलसल स्ट्रेस के अंदर रहती है। तो ऐसे पेशेंट को आपने हमेशा एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन को कंबाइन करके देना है मेलाटोनिन के साथ, ताकि वो बॉडी के अंदर जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, उसको भी रिमूव करे, साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन हार्मोन की कमी है, को कंट्रोल करे। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है स्पेसिफिकली डिप्रेशन है, पहले डिप्रेशन, उस डिप्रेशन की वजह से उसको जो है वो इंसोम्निया जैसे पेशेंट को हम उसका पहले डिप्रेशन ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है स्लीप हैबिट वो जो है वो पॉजिटिव वे में मूव करेगी। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। अब ये
कुछ वही कॉमन मेडिसिन है जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ। इसमें से डॉक्सीपाइन हो गया, आपकी मेलाटोनिन हो गई, या ओरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गई। ये सारी की सारी वो मेडिसिन है जो कॉमनली अप्रूव्ड हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स इतने नहीं हैं, और ये आपको ओवर द काउंटर किसी भी मेडिकल स्टोर या स्पेसिफिकली फार्मेसी से आपको ये मिल सकती हैं। लेकिन जो आपकी है ना, जैसे बेंजोडाइजेपिन वगैरह हो गए, या फिर आपकी डिप्रेशन की मेडिसिन होंगी, इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और तभी आप जो है वो इसको ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी फार्मेसी से। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि क्या साइड इफेक्ट्स होंगे कि बहुत सारी कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। जैसे कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको स्लीप एपनिया, यानी सोते वक्त सांस लेने में मसला है, तो उनके अंदर हम बेंजोडाइजेपिन को यूज नहीं करवा सकते। पेशेंट के अंदर ये सिडेशन तो कॉज करती है, लेकिन साथ ही साथ पेशेंट हैबिचुअल हो जाता है। हैबिचुअल होने का मतलब यह है कि वो उस इन मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसके बगैर उनकी उनको जो है वो स्लीप इंड्यूस ही नहीं होती, या वो ठीक नहीं हो सकते। सेफ्टी मार्जिन बहुत कम है पेशेंट के अंदर। अल्टीमेटली यही चीजें डिप्रेशन को लीड कर जाती हैं, या फिर उनके अंदर जो है वो कॉन्स्टिपेशन या मेजर इस तरह के साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं कि हमें बेंजोडाइजेपिन के यूज को जो है वो लिमिट करना पड़ता है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। स्लीप डिस्टर्बेंस को ट्रीट करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सबसे मेजर हमारे पास चीज यही है कि हमने पेशेंट के अंदर जो नेचुरली मेलाटोनिन कम हुआ है, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, या कम मिकदार में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हमने ट्रीट करना है। उसके लिए आपके पास जो सबसे कॉमन ब्रांड आता है दैट इज नोन एज रेमिलिटोन। रेमिलिटोन जो है वो आपका इट्स सेल्फ मेलाटोनिन नहीं है, लेकिन बिल्कुल बॉडी के अंदर जाकर मेलाटोनिन जैसा काम करता है। अगर किसी पेशेंट को मेलाटोनिन एगोनिस्ट से जो है वो रिलीफ नहीं मिलता, उसके लिए फिर हम मूव करते हैं टुवर्ड बेंजोडाइजेपिन या जी ड्रग की तरफ। ठीक है, ये हम हमेशा उन पेशेंट्स के अंदर जो है मेलाटोनिन एगोनिस्ट यूज करते हैं जिनके अंदर स्लीप स्टार्ट ही नहीं हो पाती। और ओरेक्सिन हम उन पेशेंट ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट उन पेशेंट के अंदर यूज करते हैं जिनके अंदर स्लीप तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं कर सकती, या वो डीप के अंदर नहीं जाती। ठीक है। जो भी लिवर फेलियर के पेशेंट्स हैं, या फिर किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, उनके अंदर हमें बहुत कॉशियसली यूज करनी पड़ती है, इनको डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं। बहुत सारे पेशेंट जो है वो ये यूज करने के बाद देर टाइम भी स्लीप के अंदर रहते हैं, नोजिया उनको फील होता है, फटीग होती है, वॉमिटिंग की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ ओरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हमारे पास कॉमन इसका ब्रांड आता है सोवोरेक्सिन। ये जो है आपकी 10 to 20 mg की डोज में हम देते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिसे हम स्पेसिफिकली स्लीप डिस्टरबेंस के लिए यूज नहीं करते, उसे हम कहते हैं ऑफ लेबल ट्रीटमेंट। यानी कहीं पे भी उन मेडिसिन के ऊपर ये मेंशन नहीं किया जाता कि वो स्लीप को ट्रीट करती हैं या इंसोम्निया को ट्रीट करती हैं, लेकिन जब हम वो मेडिसिन बॉडी के अंदर यूज करवाते हैं तो वो इस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिस इफेक्ट के बाद स्लीप इश्यूज जो है वो रिकवर हो जाते हैं। जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं, कुछ एंटी साइकोटिक मेडिसिन आ जाती हैं, लेकिन पेशेंट को ये रिकमेंड इस वजह से नहीं की जा सकती क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स से ज्यादा है। यानी पेशेंट की बॉडी इस पर डिपेंडेंट हो जाएगी, पेशेंट रेजिस्ट हो सकता है, उसके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो सकती है। सादा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इन मेडिसिन का पेशेंट को नशा लग जाता है। इस वजह से हम ये जो आपकी एंटी डिप्रेसेंट है या एंटी साइकोटिक्स मेडिकेशन है, उनको स्लीप इंड्यूस करवाने के लिए यूज हम नहीं कर सकते, या हम उन्हें कॉमनली यूज नहीं कर सकते। ओवर द काउंटर वो वाली मेडिसिन होती हैं जो हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, जैसे मिलाटोनिन सप्लीमेंट हो गया, आपके पास एंटी हिस्टामिन हो गई, जो जिन्हें सादा लफ्जों में आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन कहते हैं। आपको इस बात का आइडिया है कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेने के बाद जो है वो पेशेंट के अंदर नींद आती है पेशेंट को। फिर उसके बाद आ जाता है कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन ऐसी हैं, यानी ऐसी जो हम मिर्गी के दौरे वाले पेशेंट को या एपिलेप्सी के पेशेंट को देते हैं। वो मेडिसिन भी ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर जाके कामनेस की कंडीशन इंड्यूस करवाती है, यानी उनके मसल्स को पेशेंट को रिलैक्स करती हैं, और अल्टीमेटली जो है वो पेशेंट वो स्लीप की तरफ जाता है। अब जितनी भी आपकी मेडिसिन है वो ऐसे पेशेंट को हम नहीं दे सकते जिनके अंदर हाइपोक्सिया हो, जिनके अंदर स्लीप का इशू हो, सॉरी स्लीप एपनिया हो, या फिर जिनको लीवर फेलियर हो, क्योंकि ये सारी मेडिसिन उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स कॉज करती हैं। हार्ट फेलियर के पेशेंट को भी हम ये यूज नहीं करवा सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके।
ये कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हम स्पेसिफिकली डिजीज बेस्ड जो है वो ट्रीट करते हैं। यानी आपने ये सुना होगा कभी, जब हम एंजाइटी को स्टडी कर रहे थे या इंसोम्निया को स्टडी कर रहे थे, तो हम कहते हैं कि पेशेंट के अंदर एंजाइटी है। सबसे कॉमन आती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो आजकल आपको भी है, जो आपकी सोसाइटी में के हर पेशेंट को है। यानी ऐसे एंजाइटी जिसमें आपको रीजन पता नहीं है, लेकिन आप हर वक्त एक स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं, उसे हम गैड यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के अंदर एग्जाम्स के टाइम पीरियड में ये सबसे कॉमन होती है। अभी तक हमने जितनी भी मेडिसिन पढ़ी, अब उसको बाय नेम यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि इस कंडीशन के अंदर कौन सी मेडिसिन सबसे पहले जो है वो यूज करवाते हैं। आपने कॉमनली एक मेडिसिन का नाम सुना होगा, सीटान्यू यानी स्टैलोप्राम। ये हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले पेशेंट को यूज करवाते हैं। अगर पेशेंट को इससे ट्रीटमेंट रिलीफ नहीं मिलता तो देन हम दूसरी कॉमन मेडिसिन की तरफ जाते हैं, जिसमें आपने एक बहुत कॉमन नाम सुना होगा, परेगी नाम का ब्रांड आता है, प्रीगाबालिन वगैरह। फिर पैनिक डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आप छोटी छोटी चीजों को लेके स्ट्रेस हो जाते हैं और आपको एक स्पेसिफिक टाइम का अटैक आता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम एल्प वगैरह की मेडिसिन को ट्रीट करवाते हैं। फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी ऐसी एंजाइटी जिसके अंदर हम अपनी सोशल लाइफ को लेके जो है वो परेशान रहते हैं। जैसे आजकल एक सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के अंदर ये फियर होता है कि हम अपनी एक फेम से हट ना जाए, हम एक स्ट्रीमलाइन से हट ना जाए, उस चीज के पीछे भागते हुए हम इतना ज्यादा खुद को थकाते हैं कि हम सोशल एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी जो सबसे कॉमन मेडिसिन यूज करवाते हैं वो स्टेलोप्राम हो गई। उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स प्रीगाबालिन या क्लोनाजिपम। ये सारे वो नाम है जो आपने राउंड अबाउट अपनी लाइफ के अंदर सुने होंगे। आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट होगा जो इन मेडिसिन को यूज करता होगा। अभी नेक्स्ट मैंने जो है जो कॉमन ब्रांड्स है वो भी यहाँ पे मेंशन किया, सो दैट आपको आइडिया हो सके कि कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो आपके घर के अंदर ये कॉमनली चल रही है, लेकिन आपको उसके इफेक्ट्स का ही पता नहीं है। तो जब आप उन ब्रांड्स को कंसीडर करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी ट्रीटमेंट या उनके जो है यूजेज का पता चलेगा कि आपके घर के अंदर ये मेडिसिन क्यों इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट, अच्छा, अभी हमने जितनी भी मेडिसिन पढ़ी इन सब की साइड इफेक्ट्स मिलते जुलते हैं और ऑलमोस्ट ये एक जैसे ही साइड इफेक्ट्स कॉज करता है। यानी एंजाइटी की मेडिसिन लेने के बाद आपको हेडेक रहेगा, वॉमिट फील होती है, वॉमिट की जो है वो आपको डिप्रेशन महसूस होता है, यानी कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आप बिल्कुल दुनिया से कट जाते हो। अब बहुत सारे लोगों को फ्लू लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी हर वक्त उन्हें फ्लू फ्लू रहता है, लेथार्जी यानी थकावट रहेगी। कुछ लोगों को सीजर यानी झटके आ सकते हैं, डे टाइम भी उनको डिजीनेस रहती है, थकावट रहती है, कंफ्यूजन रहती है। रात को सोएंगे तो उन्हें बुरे ख्वाब आएंगे यानी नाइटमेयर होगी, खराटे लेंगे, हॉर्सनेस होगी, उनको ड्रॉजीनेस रहती है, बॉडी के ऊपर रैश हो जाते हैं, वीएन जो है वो उनकी ब्लड होती है। और सबसे मेजर चीज ये है कि बैठे बैठे उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जब आप मेडिसिन बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर सुसाइडल थॉट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। मसल्स या जॉइंट पेन होगी, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, पेशेंट बात करते करते भूल जाते हैं, इसे हम डिफिकल्टी इन स्पीकिंग कहते हैं। या तो वो बोल ही नहीं पाता, या उसकी थिंकिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, या मेमोरी पावर इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि वो बात करते करते डिस्टर्ब हो जाता है, या भूल जाता है उसने बात क्या करनी है। आईज का कलर चेंज हो जाता है, चलते वक्त उन्हें इस चीज को समझ ही नहीं आती कि उन्होंने किस डायरेक्शन में मूव करना है। आईज के फेस लिप्स इस वाले एरिया के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। और सबसे मेजर चीज ये है कि थिंकिंग और जो मेमोरी हैबिट्स है वो डिस्टर्ब होती है। ये कुछ कॉमन ब्रांड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये कुछ कॉमन ब्रांड्स हैं, देखने से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये अपने अपने घर में राउंड अबाउट देखे हुए हैं। जैसे रिजिक्स है, ये आपका एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ब्रांड है। अब ये मेडिसिन भी हम पेशेंट को यूज करवाते हैं कि सप्लीमेंट के तौर पर ये स्लीप प्रोड्यूस करती है। जोल्प आपकी ऐसी मेडिसिन है जिसे हम जी ड्रग कहते हैं, ये स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर हम पेशेंट को यूज करवा सकते हैं। एम्बियन भी आपकी स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर हम ये इंसोम्निया में यूज करवाते हैं। अब सैम्ब्रो आपकी ऐसी मेडिसिन है जो हम एंजाइटी की तरफ जब पेशेंट मूव करता है तो उसके अंदर हम यूज करवाते हैं। जॉर्डन डी, फेक्सेड डी, ये सारी मेडिसिन जो है जो आपने अपने घरों के अंदर देखी हुई हैं। जॉर्डन डी और फेक्सेट जो है ये आपकी एंटी एलर्जिक है। अब यहाँ पे जितनी भी हम मेडिसिन पढ़ चुके हैं उनकी कुछ कॉमन नेम है, मैं सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करूंगी। एल्प का नाम आपने सुना होगा, फ्लोक्सिटिन, या आपने जो है वो डिपेक्स कैप्सूल्स के नाम सुने होंगे, प्रोक्सिटिन सुने होंगे। ये सारी की सारी आपकी वो मेडिसिन है जो हम एंजाइटी के अंदर यूज करते हैं। इनकी कॉमन डोजेस भी आगे एक्सप्लेन है कि कितनी डोज के अंदर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है यहाँ पे सिर्फ चंद एक मेडिसिन के अलावा आप कोई भी मेडिसिन इट्स सेल्फ यूज नहीं कर सकते। डिपेक्स कैप्सूल जो है आपने यहाँ पिक्चर में भी देख सकते होंगे, प्रोजैक वगैरह, ये सारी की सारी वो मेडिसिन है जो हम एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर पेशेंट को यूज करवाते हैं। विलाम आपने बहुत कॉमनली सुना हुआ है, पेशेंट को हम यूज करवाते हैं डायजीपैम कैप्सूल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर।
सीटान्यू यानी आपकी ईस्ट एलोप्रोम है, ये ऑलमोस्ट आपकी यूथ के भी जितने लोग हैं वो इसको यूज करते हैं। लाइटा यानी डिलॉक्सिटीन, ये आपकी जो है वो एंजियोलिटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट दोनों है, बस डोजेस का डिफरेंस आता है या फिर इनका टाइम ऑफ यूजेज का। जिस अगर हमारा कोई कॉमन पेशेंट है ऐसा जिसको एंजाइटी का इशू और एंजाइटी की वजह से स्लीप है, तो उसके लिए रिकमेंडेड है वो एल्प यूज करे रात को सोने से पहले, या फिर डे टाइम वो सीटान्यू को यूज करे। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एंजाइटी नहीं है, सिर्फ स्लीप का इशू है, स्लीप इंड्यूस नहीं होती, तो उसके लिए सबसे जो है वो कॉमन चीज है दैट इज मेलाटोनिन। अगर वो उस सप्लीमेंट को अपनी लाइफ रूटीन के अंदर शामिल कर ले, जस्ट 1 मंथ आपने यूज करना है उस टेबलेट को, मेलाटोनिन हार्मोन को। 1 मंथ यूज के बाद आपका स्लीप पैटर्न और जो आपको कोग्निटिव थेरेपी बताई जाती है या जो आपको प्रिकॉशनरी चीजें बताई जाती है, अगर आप उस सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो आप जो है जल्द से जल्द अपने जो स्लीप इश्यूज हैं उनको ट्रीट कर पाएंगे। जैसे आपका स्लीप इशू जो है वो मैनेज होगा, अल्टीमेटली आपकी जितने भी बाकी इश्यूज हैं या हेल्थ इश्यूज हैं वो आपके ट्रीट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, तो आप पूछ सकते हैं, अपने किसी भी जो है वो प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। जी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू अच्छा सो आपने मच। डिस्क्राइब किया और बहुत अच्छे से समझाया। तो ऑडियंस किसी के अगर कोई क्वेश्चंस है, किसी को कोई समझ नहीं आई, या किसी का कोई पर्सनल केस है फैमिली में, या किसी का अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है स्लीप डिस्टर्बेंस का, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हेलो। जी जी, करें हेलो। क्वेश्चन। जी बोल सर रहे हैं आप। अगर सिर्फ सिर्फ स्लीप का मसला होगा, मेरे को हम चाहते हैं कि हमारा स्लीप पैटर्न सही हो जाए और हम मेलाटोनिन लेते हैं 1 माह तक, तो थोड़ा सा उससे ऊंचा कोई बोलिएगा, साइड आपकी इफेक्ट होगा हमारे? आवाज़ कम आ रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर हमें सिर्फ स्लीप का मसला है, स्लीप पैटर्न हमें ठीक करना है अपना, और उसके लिए हम 1 मंथ के लिए, जैसे अभी मैम असलिया ने बताया कि मेलाटोनिन लेते हैं 1 मंथ के लिए, तो उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? मतलब उसके अलावा कोई हमें डिजीज ना हो, सिर्फ स्लीप का मसला हो। जी डॉक्टर फायजा, बताइएगा प्लीज। नहीं बच्चे, इसमें ना साइड इफेक्ट मेलाटोनिन के बहुत कम है, क्योंकि ये आपके नेचुरल जो है वो कंपोनेंट है। आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने का मतलब यह है कि आपकी बॉडी उसको उतनी मिकदार में प्रोड्यूस नहीं करवा पा रही, और हम आउटसाइड उसे दे रहे हैं। जो चीज आपकी बॉडी का पार्ट हो उसके साइड इफेक्ट बहुत कम आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपसे मैंने जब ये मेलाटोनिन की बात करी तो मैंने दो चीजें बोली कि 1 मंथ की थेरेपी आपके लिए एनफ इस कंडीशन में है कि जब आप साथ ही साथ अपनी स्लीप को मैनेज करने के लिए बाकी सारी चीजें हैं उसको भी मेंटेन करें, जिसमें सबसे पहले आता है कि आपने अपने स्लीप हैबिट्स को मेंटेन करना है। यानी आपको पता हो कि मैंने एग्जैक्टली एक आपने टाइम लिमिट रखी हुई है कि इतने बजे मैंने सोना है, सुबह मैंने इतने बजे उठना है। अगर आप एक दिन जो है वो शाम को 9 बजे सो रही हैं और सुबह 4 बजे उठ रही हैं, और दूसरे दिन आप रात को जो है वो 2 बजे सो रही हैं और दिन में 2 बजे उठ रहे हैं, तो इस तरह फिर आपका स्लीप पैटर्न कभी भी ठीक नहीं होगा। आपकी बॉडी तब तक जो है वो स्लीप को प्रॉपर नहीं कर पाएगी जब तक आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं होगा और आपकी एनजाइटी जो है वो रिमूव नहीं होगी। एनजाइटी को खत्म करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप रात को सोने से पहले एक ब्रीथिंग हैबिट करें, यानी बैठे लंबे लंबे सांस लें, अपने माइंड के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर एक थॉट पीरियड होता है 10 to 15 मिनट, आपकी माइंड में जितनी भी चीजें हैं, आप उन सारी चीजों को सोचें। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करिए, आप उसे एक पेपर के ऊपर लिखें और उसका एक रिजल्ट निकालें। इस तरह आपकी सबसे पहले एंजाइटी रिमूव होगी, फिर जब एंजाइटी रिमूव होगी तो आप अच्छी नींद की तरफ जाएंगे, और उस नींद को मेंटेन करने के लिए ये वाला जो सप्लीमेंट है थर्ड पॉइंट पे, ये उस आपको जो है वो हेल्प आउट करेगा, और अल्टीमेटली आपकी जो स्लीप है वो ठीक हो जाएगी। ओके एनी मैम, इशू? थैंक यू। वेलकम। जी नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप। सर मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर नईम से। जी जी सर। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने बताया कि मेलाटोनिन जो होता है वो जब हम लाइट की मौजूदगी नहीं होती, मतलब अंधेरे के वक्त मेलाटोनिन का लेवल हाई हो जाता है जिसकी वजह से नींद आने लग जाती है। जी तो बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये है कि
अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है उसके बाद मेलाटोनिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल बढ़ता जाता है। और जिस तरह जी मैम ने बिल्कुल। मेंशन किया कि 9 से लेकर 4 बजे तक, 9 बजे उसका लेवल हाई हो जाता है, तो नींद जो है ना उस टाइम गलबा होता है, नींद गहरी आने लगती है उस टाइम बंदे को। जी तो बिल्कुल। एक मेरा ये क्वेश्चन है, ये क्लियर कर दें। मुझे सेकंड आपका नंबर पे, क्वेश्चन ही समझ आया कि रात के वक्त आप ये जानना चाह रहे हो कि हमें नींद गहरी कब आती है, ये जानना चाह सर रहे हो मैं ये आप? भी जानना चाह रहा हूँ और ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई मगरिब के बाद ये स्टार्ट हो जी जाता है जी जी, रिलीज ठीक है। होना? पहला हिस्सा आपका जो है, अब अगला क्वेश्चन, अगला हिस्सा बताइए, फिर मैं आपको एड्रेस करता हूँ। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज के हमारी जो नींद है वो कुछ खास पॉइंट्स की फॉर्म में होती है। जब वो पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो हमारी नींद पूरी हो जाती है। तो ये पॉइंट्स भी जी थोड़े ऐसे ही से है। जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट से आप स्टेजेस मुराद ले रहे हैं, ये पॉइंट से आपकी क्या मुराद है? सर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज के नींद के जो है ना वो कुछ खास पॉइंट्स हैं, तकरीबन 9 पॉइंट्स होते हैं, जो कि 9 से लेकर 12 बजे तक घंटे के 2 पॉइंट्स मिलते हैं बंदे को, अगर बंदा सो जाता है तो। सर अच्छा और बेसिकली ठीक है, मेरे ओके, ख्याल से बच्चे क्रेडिट क्रेडिट साइकिल्स की आवर्स की बात तरह करना जो चाह है। रहे हैं। जी जी, साइकिल्स की हाँ जी, बात करना साइकिल्स चाह की रहे बात हैं। करना चाह रहे जी जी, हैं, मैं इसमें बताता साइकिल जैसे। हूँ जी। आई डोंट नो आपका गुड नेम बच्चे, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली जो मैडम ने बात की, यही बात मैं पहले भी कर चुका था, मैडम ने भी उसी चीज़ को एलैबोरेट की है। मेलाटोनिन, अगर आप नाम पे इसके गौर करें ना, टॉनिन, ये लफ्ज निकला है टॉनिक से। टॉनिन हर उस चीज के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं जब वो स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है और उसकी रिलीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ओके, तो ये टॉनिकल, इसको हम कहते हैं टॉनिक रिलीज। तो जैसे ही ये स्टिमुलेट होता है, जैसे ही लाइट हमारी आंखों से, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शाम की अजान हो गई है, सूरज की रोशनी खत्म हो गई है, लेकिन हम लोग हो सकता है किसी ऐसे माहौल में बैठे हों, रोशन कमरे में बैठे हों, या कोई और लाइट सोर्स हो हमारी आंखों को लग रहा हो, जैसे कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो या लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो जरूर शुरू हो जाएगा, कोशिश करेगा वो अपने रिदम के मुताबिक, अगर आप डेली सोते हो जल्दी। लेकिन क्योंकि आप उस वक्त स्टिमुलस उसको लाइट का दे रहे हो, तो वो जो लाइट के जरिए स्टिमुलस जा रहा है हाइपोथैलेमस को, वो हाइपोथैलेमस को बता रहा है कि यू हैव टू बी अवेक, आपने भी जागना है। तो वो जो हाइपोथैलेमस है वो फिर मेलाटोनिन की रिलीज को स्लो करवा देगा। तो वो जरा टाइम लेगी, आहिस्ता आहिस्ता, और चूंकि ये टॉनिकली रिलीज होता है और इसकी रिलीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तो कंसंट्रेशन इसकी स्लोली स्लोली बढ़ती है, जिसकी वजह से रात के पहर में, रात को 2 से 4 के दरमियान जाकर इसकी कंसंट्रेशन पीक पर होती है, और उस वक्त आप सबसे ज्यादा गहरी नींद में जाते हो। और अगर उस वक्त आपको उठना भी पड़े थोड़ी देर के लिए, तो आप जल्दी से दोबारा स्टेज 4 में जा सकते हो। जबकि आप अगर रात के पहले पहर में उठते हो, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है दोबारा स्टेज 4 में जाने में। ये इसी वजह से है कि मेलाटोनिन रात के स्टार्ट में ही, जब आप लेटते हो लाइट्स ऑफ करके, आपकी आंखें बंद होती हैं, तो ये इसकी रिलीज स्टार्ट हो जाती है, तेज हो जाती है, ऐसा ऐसा बढ़ती रहती है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आप जानना चाह रहे हो कि पॉइंट्स कैसे पूरे थे। होपफुली फर्स्ट आपका जो है वो क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा। अब जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि हमने जो यंग एडल्ट्स हैं, जो अमूमन हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में, वो उनको 7 से 8 आवर्स की नींद कम से कम चाहिए होती है। हर जो पर्सन है वो अपनी नींद को इस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। और मैंने आपको बताया था कि रात 9 से सुबह 4 के दरमियान या 5 बजे के दरमियान, ये वो टाइम है जब आपका ब्रेन क्या करता है, अपने आप को प्रॉपर नींद अगर हम इसको दें, तो ये बहुत से हार्मोन्स की मिकदार को कंट्रोल करता है, अपने आप को रिपेयर करता है, मेमोरी की कंसोलिडेशन करता है, आपको ख्वाब आते हैं, और कुछ आपकी मेमोरी वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बनती है, कुछ डिलीट कर दी जाती है। ये सारे प्रोसेसेस इन हार्मोन्स की, मेलाटोनिन की मौजूदगी में होते हैं। और इस दौरान आपका ग्रोथ हार्मोन भी निकलता है। इसी तरह ब्रेन में भी और बहुत से हार्मोन निकलते हैं, जिनमें एक हार्मोन होता है न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। ठीक है, ग्रोथ न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, ये न्यूरॉन्स को भी जो है वो रिपेयरिंग करते हैं। तो अगर हम इस वक्त प्रॉपर नींद नहीं लेते, 7 से 8 घंटे नहीं लेते, मैंने तो शुरू में डिस्कशन की थी कि इस दौरान सोना सबसे बेहतरीन है। इससे आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी, जो नींद की क्वांटिटी ड्यूरेशन है, वो भी सही रहता है और क्वालिटी भी सही रहती है। लेकिन अगर आप इसको फ्रेगमेंटेशन कर लेते हो नींद की, आधी अभी पूरी कर ली रात को, आधी दिन में कर ली, या 2 घंटे आप सो लिया, 2 घंटे फिर जाग लिया, फिर 2 घंटे सो लिया, तो आपके वो जो दरमियान में आपने कभी अपनी बॉडी को मेलाटोनिन का माहौल दिया, कभी आपने कॉर्टिसोल का माहौल दिया,
तो ये जो एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन चल रही होती है वो आपको नींद की डिस्टरबेंस का सामना करवा सकती है, आपकी नींद की क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती है, दैट कैन लीड टू जो है वो स्लोली स्लोली आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन में ले जा सकती है। तो आपको प्रॉपर नींद रात को 9 से सुबह 5 के दरमियान एक हैबिट डेवलप कर लेनी चाहिए कि आपने सोना है। थैंक यू सर। ओके। एनी अदर क्वेश्चन डॉक्टर प्लीज? मैडम अकीना मलिक का कोई क्वेश्चन है? मैडम काइंडली आप बता दें, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, तो वो आपका क्वेश्चन रह जाना है। जी, क्वेश्चन मेरा यही है मैडम कि इट वाज वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। मैं सिर्फ जो फार्मेसी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिटेल फार्मेसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो इस जो आपने बताया कि इसमें एडिक्शन पोटेंशियल है, या पेशेंट के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो ट्राई करता है खुद से मेडिकेशन को, ये अगर